हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज पॉइंट पे। आज हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 प्रकाश लाइट। क्या होता है प्रकाश? अभी तक सिर्फ नाम सुना आपने प्रकाश, कोई इलोबरेट करना, उसको व्याख्या करना, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है क्या नहीं होती है, आज हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो प्रकाश होता क्या है एक्चुअल में? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे कि अंधेरे में कुछ दिखाई देता अपने को नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि कोई सोर्स ही नहीं है अपने पास उस चीज को देखने के लिए कि हम अपनी आंखों से उस चीज को देख सकें। तो उसके लिए हमें एक चीज की आवश्यकता होती है, प्रकाश। प्रकाश किसी से भी, कोई सा भी एक सोर्स हो उससे मिल सकता है। कोई जरूरी नहीं अपने को सूरज से ही मिले। वो टॉर्च हो सकता है, अपने घर का बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, यहाँ तक कि मोमबत्ती और दिया जो दीपक होता है उससे भी अपने को प्रकाश मिल सकता है। तो बात आती है कि सर ये प्रकाश कैसे मदद करता है, किस वजह से हमें दिखाई देता है, उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में प्रकाश होता क्या है, उस एक पर्टिकुलर चीज पे अपना सारा किरणें बिखेर देता है। उसकी वजह से हमारी आंख है उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें चीजें दिखाई देने लगती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कमरे में अंधेरा कर लिया अपन लोगों ने और उसके बाद में अपन ने बल्ब जलाया, तो क्या होगा? उससे अपने को सारी चीजें दिखने लग जाएगी। अपने जैसे स्विच ऑफ किया तो क्या होगा? अपने को सारी चीजें दिखना बंद हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? उसका वजह है प्रकाश। तो ये अब प्रकाश एक्चुअल में कौन सी तरंग होती है? अब तरंगें अपन ने शायद 9th क्लास में हो चुका है। तरंगें दो प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ। तो उन दोनों में से प्रकाश कौन सी तरंग है उसके बारे में हम देखते हैं। वैसे शायद पूछ सकते हैं अपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं एबीसीडी वाले, उसमें अपने को पूछ सकते हैं कि प्रकाश कौन सी तरंग है। तो प्रकाश, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, प्रकाश कौन सी तरंग है, कंफ्यूजन का नाम ही नहीं होगा। प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग। अब बोले सर हम कैसे याद रखें इसको? देखो, प्रकाश में प्र आ रहा है, अनुप्रस्थ में भी प्र आ रहा है, तो दोनों को जोड़ के देख लो कौन सी तरंग हो गई है, अनुप्रस्थ तरंग। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश को इतना कुछ ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन पॉइंट पे चलते हैं। जो अपना पॉइंट है किताब में, प्रकाश का सरलरेखीय गमन। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहो प्रकाश के बारे में तो नीचे कमेंट में डाल सकते हो अपना डाउट जो भी है, या फिर हमारी जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहां पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बात करते हैं प्रकाश का सरलरेखीय गमन। बोले सर प्रकाश सीधा चलता है कि टेढ़ा चलता है, कैसे क्या चलता है, हमें वो तो बताइए। अब इसका जवाब बिल्कुल देंगे आपको। प्रकाश सीधा चलता है कि कैसे चलता है? प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, उसका कोई भी जिगजैग फ्रेम नहीं होता है। यानी कि अगर उसने एक बार इस डायरेक्शन में अपनी गति पकड़ ली तो वो उसी ही डायरेक्शन में जाएगा बिना अपनी गति चेंज किए। ना तो ऐसे जा सकता है वो, ना ऐसे जा सकता है वो। ठीक है, समझ गए आप? तो देखते हैं इसके लिए। अब इसको प्रूफ करना है। सर आप तो कहीं कहीं बातों पे ऐसे बिलीव करवा रहे हो कि विश्वास करो। विश्वास नहीं करना है, जब तक कोई चीज प्रैक्टिकल नहीं हो उसको विश्वास नहीं करना है। अभी प्रैक्टिकल करते हैं। चलो अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, 3 कार्डबोर्ड के टुकड़े लेते हैं। ये कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं 3। अब इसमें तीनों में समान छेद करने अपने को, किसी से भी समान छेद करने और उनको एक साइड में, मतलब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर, थोड़ी थोड़ी दूरी पे स्टैंड्स की सहायता से रखना है। ठीक है। अब उसकी एक तरफ अपने को प्रकाश का कोई भी स्रोत रखना है। मैंने कहा था प्रकाश का कोई भी पर्टिकुलर स्रोत नहीं होता है कि आप बोलोगे सर सूरज से ही प्रकाश नहीं मिलता। नहीं, प्रकाश यहाँ पे मोमबत्ती की जगह कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे वो टॉर्च हो। तो मैंने स्रोत मान लिया यहाँ पे कि एक मोमबत्ती लगा रखी है मैंने। अब मैंने इन तीनों छेदों को एक सीध में रख दिया और मैं इधर से जब आंख से देखूंगा तभी मेरे को वो मोमबत्ती की रो दिखाई देगी, अन्यथा नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब है, बोले कि चलो ठीक है ये तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बोले कि हम थोड़ा सा कार्डबोर्ड को सरका दे, तो बिल्कुल सरका के भी देखते हैं अपन क्या होता है। मैंने इस बीच वाले छेद को या कार्डबोर्ड को साइड में कर लिया और थोड़ा सा इधर लेके आ गया। अब क्या होगा, 2 छेद तो आपस में वहीं पे जा गए, लेकिन बीच में क्या होगा, अवरोध हो गया। तो उसकी वजह से हमें, जब मैं वहां से आंख से इसको लो को देखूंगा तो हमें दिखाई नहीं देगा लो। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि बीच वाला कार्डबोर्ड अब अवरोधक का काम कर रहा है। ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है,
वो अपना रास्ता खुद नहीं बना सकता, यानी कि वो इस छेद में से होके, जो मैंने साइड में कार्डबोर्ड हटाया था उस छेद में से होके और इस छेद में होके अपनी आंख में नहीं जा सकता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब दूसरी बात करते हैं, प्रकाश की छाया। अब किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है उसकी छाया कहीं ना कहीं तो पड़ेगी। मतलब छाया मतलब बोले तो उसका प्रतिबिंब। आप धूप में चलते हो, आप धूप में चलते हो तो आपकी छाया साथ साथ आपका साया चलता है ना, साथ साथ आपके, वही छाया होती है। अब वो बनती कैसे है, क्यों बनती है, कैसे बनती है, वो अपनी किस साइड बनती है, उसकी वजह देखते हैं। तो वस्तु की छाया, जैसे मान लो मैंने ये खंभा बनाया था बिजली का पोल, जो अपने घरों के पास में लगे होते हैं, वो वाला पोल बनाया मैंने। अब यहां से सूरज पड़ रहा है, ठीक है, प्रकाश का कोई भी स्रोत हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सूरज ले लिया। यहाँ पे मोमबत्ती नहीं ले सकता मैं, क्यों नहीं ले सकता, इतने बड़े खंबे पे मोमबत्ती कहाँ असर करेगी। हाँ, अब चाहे तो लाइट ले सकते हैं बहुत बड़ी, तो इसकी वजह से चलो मैंने सूरज ले लिया, ठीक है। तो अब सूरज का प्रकाश पड़ेगा खंबे पे, खंबे पे पड़ा तो यहाँ पे इसकी छाया बनेगी। अब छाया बनेगी वो बात डिपेंड है ना कि कितनी बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, वो सब बात की बातें अपन आगे पढ़ेंगे, जो भी अपना नियम आएंगे वो सब आगे पढ़ेंगे अपन की छाया कितनी बड़ी बनेगी, क्यों बनेगी, कैसे बनेगी, वो सब बात है। लेकिन यहाँ पे बात है कि छाया बनेगी, बस अभी इतना पॉइंट पे अपने को यही समझना है। और छाया हमेशा बनती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूं और इस साइड में है सूरज, तो छाया हमेशा बनेगी इसके विपरीत साइड में। ये जरूर याद रखना, हमेशा छाया बनती है उस विपरीत साइड में ही बनती है, यानी कि बीच में हमेशा जो होता है वो अपना खुद होता है, वहां पे बिंब जिसको बोल सकते हैं, बिंब होता है, जिसकी छाया बन रही होगी वो हमेशा बीच में होता है, ठीक है। चलो ये 2 पॉइंट तो हो गए, अगले नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, इसको मैं एक छोटे से वर्ड में नहीं समझाऊंगा, अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा आपको सीखने में भी। तो इसको मैं देखता हूँ कैसे बताना है। तो इसका पार्ट कर दिया मैंने, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे कि कांच होता है अपने घर में, जिससे अपन मतलब जो भी कुछ श्रृंगार वगैरह करते हैं अपन देखते हैं कि क्या अच्छे लग रहे हैं, वही वाला बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक समतल पृष्ठ ले लिया, मान लिया मैंने वही समतल कांच यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से मैंने सूर्य की किरण आपतित करवाई, इसका मतलब आ रही तो मैंने रेजिंग लगा दी। अब ये इस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होकर, यानी टकराएगी, परावर्तित होने का मतलब यहाँ पे टकराना ही है, तो टकराकर यहाँ से वापस लौटेगी, और ये जिस दिशा में आई थी टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। अभी चलो दूसरी एक और किरण आती है, वापस ये उसी दिशा में चली जाएगी। अब हम इसको कहीं से भी देखें, एक विशेष कोण पे देखेंगे तो हमें वह समतल पृष्ठ चमकीला दिखाई देगा। बाकी हम कैसे भी एंगल से देखें वह हमें चमकता हुआ, मतलब चमकता हुआ एक विशेष कोण पे चमकीला दिखाई देगा, लेकिन हम चारों तरफ से देखेंगे तो वह एक समान रूप से किरणों को फैलाएगा। अब सेकंड बात आती है ये खुरदरा पृष्ठ। मान लो कि कोई खुरदरा कांच है, वो मैंने ले लिया, ठीक है। अब उस पे कैसे किरणें आती है, कैसे आपतित होती है, कैसे परावर्तित होती है, उसका देखते हैं। मान लो यहाँ पे आई किरण और ये यहाँ पे खुरदरा पृष्ठ है, यहाँ से आने के बाद में जाना तो उसी दिशा में जाएगी, लेकिन यहाँ पे अवरोधक आ गया तो ये इस वजह से या तो इस साइड जाएगी या इस साइड जाएगी। मान लो इस साइड चली गई, सॉरी इस साइड चली गई। अब दूसरी किरण आपतित हुई, अब उसको वापस से यहाँ पे अवरोधक मिल गया, क्योंकि खुरदरा है ना, ये चिकना नहीं है, समतल नहीं है, प्लेन नहीं है, इसमें गड्ढे हैं ऐसे, तो इस वजह से क्या होगा, ये वापस इधर चली गई। तो इसमें और इसमें कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि समतल पृष्ठ में तो प्रकाश की किरण जिस दिशा से आती है वापस उसी दिशा में लौट जाती है, लेकिन खुरदरे पृष्ठ में क्या होता है, वो अपना पथ चेंज कर लेती है किसी कोण से। इस वजह से वो खुरदरे पृष्ठ पे उसी दिशा में नहीं जा पाती। चलो अब देखते हैं विस्तृत परावर्तन क्या होता है। पहले अपन पढ़ चुके हैं नियमित परावर्तन, अब हम पढ़ेंगे विस्तृत परावर्तन, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। क्या होता है ये। अब मान लिया पहले वाले में क्या था, समतल दर्पण,
यानी समतल पृष्ठ। अब इसमें ले लेते हैं खुरदरा पृष्ठ। तो आपतित किरण आएगी, मतलब मैंने ये तीर के निशान लगा दिए, इसका मतलब है आपतन। ये मैं आगे बता दूंगा वैसे, लेकिन लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आपतन। अब यहाँ पे ये खुरदरा है, इसका पृष्ठ समतल नहीं है, तो ये अपना पथ बदल लेगी। ये किसी भी कोण से अपना पथ बदल सकती है, या तो इस तरफ जा सकती है या इस तरफ जा सकती है। मान लिया मैंने ये इस तरफ चली गई, अब दूसरा वापस एक और किरण ली मैंने, अब ये भी यहाँ पे इसको खुरदरा, मतलब जो भी है इसको समतल पृष्ठ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी। वो किसी भी कोण से हो सकती है, तो मान लिया मैंने ये इस कोण से हो गई। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जहां समतल दर्पण में सीधा सीधा परावर्तन हो रहा था, वहीं खुरदरा पृष्ठ जो है इसमें वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी डिस्टर्ब हो जाती है वो अपने मार्ग से। तो इसको बोलेंगे हम खुरदरा पृष्ठ। अब जैसे कि इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अपना मतलब रोशनदान होता है घर में, या फिर कुछ भी खिड़की वगैरह होती है, उससे जब धूप अंदर आती है तो हमको एक बीम दिखाई देती है, यानी किरण दिखाई देती है, जिसमें धूल के कण भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो एक तरह से फैली हुई दिखाई देती है। मैं चित्र बना के बता देता हूं। मान लो एक छोटा सा होल है, यहां से प्रकाश की किरण आती है और पूरे कमरे में वो फैल जाती है। ये पृष्ठ समतल नहीं होता है वहां पे, ये इसीलिए खुरदरा पृष्ठ का अच्छा एग्जाम्पल है, और अपने को चारों तरफ ये फैल के रोशनी दिखाई देती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, कहीं ज्यादा दूसरे एग्जाम्पल पे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं बता देता हूं, जैसे कि अपन अपनी धरती से खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है अपने को? नीला। वह भी एक विकसित परावर्तन का ही उदाहरण है। और अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाए, जो भी अपनी चार परतें, अगर उससे बाहर निकल के अंतरिक्ष में चले जाए, उसके बाद में अगर आकाश को देखेंगे तो हमारे को वह काला दिखाई देगा। अब बोले सर वहां काला क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वहां पे ना कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकरा रही है, ना ही वापस जा रही है। इस वजह से अपने को वहां पे काला दिखाई देता, और जहां पे कुछ नहीं होता अपन समझ सकते हैं वहां पे काला दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये था अपना टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है टॉपिक, पूछ सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? ना ज्यादा डिफिकल्ट पूछा जाता है और ना ज्यादा इजी पूछा जाता है। ऐसा मॉडरेट पूछा जाता है कि जहां पे कंफ्यूजन ज्यादा हो बच्चों को। अच्छा टॉपिक है, कंफ्यूजन वाला भी है, लेकिन अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो अच्छा टॉपिक है। यानी कि बोल सकते हैं कि एक तरीके से बोले तो फ्री के नंबर मिल सकते हैं इसको। तो अच्छे से देखिएगा, मैं इसको बताता हूँ क्या होता है परावर्तन के नियम। अब आप बोलोगे सर ना परावर्तन कैसे होता है? ऐसे अपनी मनमर्जी से नहीं होता है परावर्तन। परावर्तन के हर जगह नियम लागू होते हैं, प्रकृति के नियम लागू होते हैं हर जगह, वैसे नियम लागू होते हैं परावर्तन में भी। अब वो नियम होते कितने हैं, कौन कौन से नियम होते हैं उसकी बात करते हैं। अब डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कौन से नियम होते हैं। परावर्तन के 3 नियम होते हैं। सॉरी 3 नियम होते हैं, लेकिन आपके 2 ही दे रखे हैं, तो मैं आपको बस 2 ही बताऊंगा। तीसरा नियम है जो आवर्ती वाला है, वो आपको नहीं बता रहा मैं, क्योंकि अपने जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ते हैं। चलो अपन तो परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं उसका बात बताता हूं मैं। तो आप लिख लीजिए, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब परावर्तन काम कैसे करता है वो देखते हैं अपन। मैंने वही समतल पृष्ठ लिया, सब चीज पढ़ेंगे जो अपन पहले नियम पढ़ेंगे समतल पृष्ठ पे ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब मान लिया मैंने यहां से किरण आपतित हो रही है, ये किरण आपतित हो रही है। वही मैंने बोला था कि अपन इसको टकराव बोल सकते हैं, यानी कि परावर्तन के पश्चात ये चली जाएगी उसी दिशा में, ये हो गई परावर्तित। ठीक है। अब ये जो बिंदु है इसके लंबवत एक रेखा खींची जाती है जो कि काल्पनिक होती है, एक्चुअल में होती नहीं है ये रेखा, लेकिन क्या करते हैं परावर्तन के नियम लिखने के लिए अपन इस रेखा को कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि वह होती है, जिसको बोला जाता है अभिलंब। अभिलंब। ठीक। अब नियम देखते हैं क्या होता है।
इसको लिखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपको चित्र बनाने के लिए बोला जाए या डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए तो वहां पे जो आप नामांकन करते हो, ये नाम लिखते हो, ये हमेशा सीधे होने चाहिए, ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी लाइन टेढ़ी जा सकती है यूं, लेकिन जो नाम लिखा जाएगा वो हमेशा सीधा लिखा जाएगा। ये प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। अभी नियम देखते हैं अपन क्या होता है। ये आई और आई क्या है मैं बता दूंगा अभी आगे आपको। पहला नियम देखते हैं क्या होता है। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अभिलंब और जो परावर्तित किरण है ये एक ही तल में विद्यमान होते हैं, एक ही तल में विद्यमान होते हैं। अब बोले सर वो तल होता क्या है? मान लिया मैंने ये बोर्ड एक तल है, तो आप देख पा रहे हो आपतित किरण भी इसी पर है, अभिलंब भी इसी पर है और परावर्तित किरण भी इसी पर है। तो इसको बोलते हैं कि आपतित किरण आई, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में विद्यमान होते हैं, एक ही तल में। ये हो गया पहला नियम। तो अपन पहला नियम तो पढ़ ही चुके हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में विद्यमान होते हैं। अब दूसरा नियम क्या बोलता है उसको देखते हैं हम। दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण है वह अभिलंब के साथ में एक कोण बनाती है, कोण आई, जिसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। परावर्तन के पश्चात वही किरण, जो परावर्तित किरण है, वह अभिलंब के साथ में एक और कोण बनाती है, जिसको बोलते हैं कोण आर, जो यहां पे मैंने डिनोट कर रखा है। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, समझ गए। तो छोटा सा एक छोटी सी मैथमेटिकल टर्म में मैं लिख सकता हूं इसको कि कोण आई बराबर कोण आर। यही दूसरा नियम है इसका। तो मैं दोनों नियम बता चुका हूं आपको परावर्तन के, पहला और दूसरा। पूछ सकते हैं अपने को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है तो पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अपन समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में। समतल दर्पण से प्रतिबिंब क्या होता है? ये मान लिया मैंने एक समतल दर्पण लिया, अब इसके पीछे या तो चांदी की या एल्यूमिनियम की या फिर निकल की कोई भी पॉलिश करके उस पर पेंट कर देते हैं। मान लिया मैंने, अब चांदी की तो लगाएंगे नहीं क्योंकि थोड़ी महंगी होती है, तो निकल या फिर एल्यूमिनियम में से किसी की भी पॉलिश करके पेंट कर देते हैं, तो अपना समतल दर्पण बन जाता है। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका देखते हैं उदाहरण। बात करते हैं, जैसे मैंने ये P एक वर्ड ले लिया, इसका मुझे प्रतिबिंब चाहिए समतल दर्पण पे। अब वो कैसा होगा? तो वो होगा तो सीधा लेकिन आभासी होगा, मतलब उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकता मैं। आभासी का मतलब होता है उसको एक्चुअल में या रियल लाइफ में प्राप्त नहीं कर सकता। अब बोलोगे सर सीधा मतलब बनेगा तो ऐसा, ये सीधा ही है, उल्टा नहीं है। उल्टा होता तो ये ऐसा होता, ये सीधा ही है, लेकिन जो इसकी ये जो छवि बदल गई है इसको बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। जब मैं 10th में था तब एक बार पूछी गई थी, बोले पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? तो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब या बिंब की जो छवि बदल जाती है और ऐसा हमें दिखाई देने लग जाता है, उस घटना को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। हाँ चलो, ये तो हो गया प्रतिबिंब बन गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जितनी दूरी पर बिंब या वस्तु रखी होगी अपने, मान लेते हैं ये 2 मीटर की दूरी पर रखी है, कहां से? समतल दर्पण से ये वस्तु रखी है 2 मीटर की दूरी पर।
जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा प्रतिबिंब से। ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब जो दोनों की दूरियां होती है वो हमेशा बराबर होती है। समझ गए? तो ये अपना टॉपिक हो गया। अब अपने एक क्वेश्चन आता है कि सर हम कैसे मान ले दोनों दूरियां बराबर होती है, तो इसको भी प्रूफ करेंगे। फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है, ये फिजिक्स का टॉपिक आता है, मतलब साइंस तो है लेकिन ये फिजिक्स का टॉपिक आता है, तो फिजिक्स में हर चीज प्रैक्टिकल प्रूफ पे चलती है, तो प्रूफ तो देना ही पड़ेगा अपने को। तो प्रूफ के लिए अपना क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको करेंगे अपन। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। पिछले वाले टॉपिक पे अपन ने पढ़ा था समतल दर्पण में जो बिंब की दूरी दर्पण से जितनी होती है वही दूरी प्रतिबिंब की दर्पण से होती है। मतलब अपने को सिद्ध करना है AB बराबर BC। इसको सिद्ध करने के लिए ये पूरा डायग्राम बनाया गया है जो अपनी किताब में भी दे रखा है। तो अपने को सिद्ध करना है PM बराबर P डैश M। ठीक है, अब मैं एक त्रिभुज ले रहा हूं दो। कौन कौन से त्रिभुज ले रहा हूं ध्यान से देखना। P O डैश, और दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं मैं P डैश O डैश। ठीक है, अब मैं दो त्रिभुज ले रहा हूं, इससे अपने को सिद्ध करना है। अब ये दो ही त्रिभुज क्यों ले रहा हूं मैं, इसका कारण है सुटेबल। जहां अपन सुटेबल होंगे वही जो चीजें लेंगे जिनसे अपना काम हो जाएगा। तो इन दो त्रिभुज से अपना काम हो रहा है। अब इन दो त्रिभुज में मैं यहां बना देता हूं, देखो एक भुजा है जो उभयनिष्ठ आ रही है। अब वो कौन सी भुजा है जो उभयनिष्ठ आ रही है, मतलब कॉमन कौन सी भुजा आ रही है, ये जो बीच वाली भुजा है O डैश वह कॉमन आ रही है। तो मैंने उसको लिख दिया साइड में O डैश उभयनिष्ठ। दूसरा कोण 2 बराबर कोण 3 है। कोई बता सकता है कोण 2 बराबर कोण 3 कैसा हुआ? इसका जवाब है परावर्तन का सेकेंड नियम, यानी कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है परावर्तित किरण अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी। तो कोण 2 बराबर कोण 3। अब कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया, उसके अकॉर्डिंग ही हम कह सकते हैं कि कोण 6 बराबर कोण 7 है। कोण 6 बराबर कोण 7 है। ठीक है, अब चलो एक बार इसको छोड़ो, दूसरे पार्ट में बताता हूं इसको। पहले इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं अपन। कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया। अब कोण 1 बराबर कोण 4 बराबर कोण 9 है। वो कैसे हुआ कोई बता सकता है मेरे को? कोण 1 बराबर कोण 4 बराबर कोण 9, वही परावर्तन का नियम हो गया। आपतित किरण के साथ जितना कोण बनाएगा अभिलंब वही। तो 1 बराबर 4 बराबर 9, 1 और 4 बराबर है ही परावर्तन के नियम से। और 4 और 9 कैसे बराबर है? क्योंकि आपस में सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण तो बराबर होते ही हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ रखा अपन ने। चलो ये तो हो गया। अब इसमें देखो कोण 6 बराबर कोण 7 है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही कोण 5, कोण 8 और कोण 10, जैसा कि इसमें अपन ने किया था वैसा का वैसा इसमें है। कोण 5, कोण 8 और कोण 10 बराबर है। 5 और 8 कैसे बराबर होंगे? वही परावर्तन का नियम। और 8 और 10 कैसे बराबर होंगे? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, इतना पार्ट याद हो गया, पता चल गया कैसे क्या। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपन, कैसे बराबर करते हैं। देखो इनको पर, ये उभयनिष्ठ वाला तो रहने दो। अब देखते हैं, अगर मैं कोण 1 बराबर कोण 9 है, बताया था मैंने कोण 1, कोण 4 और कोण 9 तीनों आपस में बराबर होंगे। तो मैंने 4 को नहीं लिया, कोण 1 और कोण 9 को ले लिया। अब मैं करता हूं 180 डिग्री माइनस कोण 1, और इधर लिख दिया मैंने 180 डिग्री माइनस कोण 9। ठीक है, अगर मैं 180 डिग्री में से कोण 1 घटा देता हूं, यानी कि ये पूरा कोण 180 डिग्री है, इसमें से अगर मैं कोण 1 को हटा देता हूं, कौन सा कोण बचेगा? ये पूरा कोण 2, 3, 4 बचेगा ना, पूरा कोण बचेगा 2, 3, 4। ऐसे ही मैं कोण 9 को हटा देता हूं 180 में से, तो कौन सा कोण बचेगा? ये पूरा कोण बचेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में होंगे बराबर। तो मैं इसको लिख देता हूं, क्या लिखूं मैं? इसको नाम दे देते हैं अपन PO डैश कोण, और कोण P डैश O डैश। ठीक है, अब अपने को एक और कोण की जरूरत है, वो देखते हैं वो कैसे बराबर होगा। मैंने आपको सेकंड उस पार्ट में पहले बताया था कि कोण 5, कोण 8 और कोण 10 बराबर है, बताया था ना। अब
कोण 5 बराबर कोण 8 बराबर कोण 10 है, इसका मतलब कोण 5 और कोण 10 भी बराबर होंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं कोण 5 बराबर कोण 10। अब देखो त्रिभुज के अपन ने नियम पढ़ रखे हैं, सर्वांग क्षमता के, समरूपता के, ऐसा कुछ। तो अब हो गया एक भुजा अपने पास उभयनिष्ठ हो गई और दो कोण अपने पास बराबर हो गए, तो नियम लगेगा सर्वांग क्षमता का, सर्वांग क्षमता का नियम लगा दिया। कौन सा वाला? कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण से ये त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज पी ओ ओ डैश और त्रिभुज पी डैश ओ ओ डैश, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगक्षम हो गए। अब सर्वांगक्षम हो गए तो इसका मतलब इसमें कौन कौन सी भुजा बराबर होंगी? सर्वांगक्षम त्रिभुजों में भुजाएं आपस में बराबर होती है। इतना नोट कर लिया। हाँ, तो इतना नोट करने के बाद में आपको लिखना है कि त्रिभुज पी ओ ओ डैश सर्वांगक्षम, त्रिभुज पी डैश ओ ओ डैश, ये सर्वांगक्षम हो गए। अब सर्वांगक्षमता के नियम से कौन कौन सी भुजा बराबर हो गई? भुजा बराबर हो गई अपने पीओ बराबर पी डैश ओ, ये भुजा बराबर दी मैंने सर्वांगक्षमता के नियम से, ठीक है। ये मैंने भुजा बराबर कर दी। अब देखो त्रिभुज में कौन सा ले रहा हूं, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इतना कुछ वापस अगर आप बोलोगे तो मैं समझा दूंगा, ऐसा कोई नहीं है। अब देखते हैं, मैंने त्रिभुज लिए, अब सेकंड स्टेप लेते हैं। अब त्रिभुज काम, उन दोनों त्रिभुजों को तो भूल जाओ, उनका काम था सिर्फ अपना ये चीज निकालना, सिर्फ इतना सा काम था उन दो त्रिभुजों का यूज। अब आगे बढ़ते हैं, उसको बराबर सिद्ध करने के लिए अब ले रहा हूं मैं ये दो बड़े वाले त्रिभुज, ये वाले, जिसको मैं लिख देता हूं पी ओ एम और त्रिभुज पी डैश ओ एम, ये दो त्रिभुज ले लिया। अब इन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा तो हो गई बराबर पी ओ बराबर पी डैश ओ, एक भुजा आ रही है अपनी कॉमन, कौन सी आ रही है वो भुजा? एम उभयनिष्ठ। स्टार्टिंग में अगर आपको पता हो तो मैंने कोण बताए थे बराबर, कौन कौन सा? कोण 1 बराबर कोण 4 बराबर कोण 9, बताया था ना? कोण 1 बराबर कोण 4 बराबर कोण 9, इसमें से मैंने उठा लिया कि कोण 1 बराबर कोण 9 हो गया। तो वापस अपने सर्वांगक्षमता का नियम लग गया, देख लो, दो तो भुजा काम आ गई और एक आ गया कोण काम में, तो कौन सा नियम लगा? भुजा कोण भुजा, ये अपना सर्वांगक्षमता का नियम लग गया। और सर्वांगक्षमता का नियम लग गया तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको उतार लीजिए एक बार, सॉरी, हाँ इसको उतार लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। सारा खेल इसमें सर्वांगक्षमता पे है, वो इतना कुछ रामायण लिखी वो सब इतना सा छोटा सा एक भुजा को बराबर करने के लिए था, ठीक है। अब कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गए? त्रिभुज पी ओ एम सर्वांगक्षम, त्रिभुज पी डैश ओ एम, ये त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गए। और सर्वांगक्षमता की नियम क्या बोलती है? कोण और भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, तो आपस में ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, पी एम बराबर पी डैश एम, और यही अपने को सिद्ध करना है। तो हो गया ये कंप्लीट पूरा। तो ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो एक बार देख लीजिएगा। अगर बाकी आपको कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल जो भी मेल आईडी है, कॉन्टेक्ट है, वो उस पर आप लिख दीजिएगा तो मैं वापस बता दूंगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना एक बार। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा, थैंक यू।